नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम टॉपिक्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट के लिए टाइम लिमिट फिक्स की है इसको लेके डिबेट समझी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ एक स्टेटमेंट्स दिए हैं। देन कश्मीर इशू पे बोलते हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ की स्टेटमेंट आई है। सो वी विल एड्रेस वन PYQ। इसके अंदर हमारे जो एग्ज़ाम सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ वो PYQ ही होगा। डीसल्फराइजेशन ऑफ कोल प्लांट्स को लेके जो है एक आर्टिकल है, सो वी लुक इनटू दिस। और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड कैसे पॉल्यूशन क्रिएट कर सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। एंड देन डिमांड फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कि भी आज की डेट में अगर हम सही मायने में वेलनेस कल्चर क्रिएट करना चाहते हैं तो ये PHCs को स्ट्रेंथन करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। एंड देन ट्रम्पोनॉमिक्स पे एडिटोरियल है, सो वी विल लुक इनटू दिस एज वेल। और फाइनली इंडियन स्टार्टअप्स और इनोवेशन की डिबेट है, क्योंकि पीयूष गोयल जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं वो कोई इनोवेटिव काम नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक और फ्रंट पेज पे हम उठा के इसे चलते हैं। तो यहाँ पे अभी चीज़ों को क्लैरिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ का जो मामला है उसके ऊपर कुछ एक स्टेटमेंट्स दिए हैं, मतलब कुछ डिसाइसिव इसमें नहीं है। अभी जो ट्रायल है, प्रोसीडिंग्स हैं, वो स्टार्ट होने वाली हैं एंड आफ्टर दैट वी विल हैव समथिंग इंक्लूसिव। तो इस डिबेट को अभी आप यहीं पे छोड़ दीजिए, देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे इसका आउटकम आएगा। बहुत सारे सवाल यहाँ पे जो हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर उठाए जाएंगे। वन इज़ रिलेटेड टू द सेकुलरिज्म, क्या वाकई ही अगर वक्फ एक्ट को कुछ चेंज करती है सरकार या पार्लियामेंट तो उसके अंदर क्या हम वाकई सेकुलरिज्म को डैमेज कर रहे हैं, क्या हम किसी रिलीजन के इंटरनल मैटर के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। सो ये सारे सवाल जो हैं कोर्ट यहाँ पे एड्रेस करने वाला है। सो वी लुक इनटू दिस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ होगी कि हमारे यहाँ पे आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ जो है इंडिविजुअल पर्सन को सेकुलरिज्म या फिर आप बोल सकते हो कि भी राइट टू फॉलो द रिलीजन नहीं है। रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे कैन मैनेज देयर ओन अफेयर्स, वो अपना सिस्टम खुद अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो वो राइट भी हमारे यहाँ पे कलेक्टिवली एक पर्टिकुलर रिलीजियस एंटिटी को दिया गया है। तो वो सारी डिबेट्स जो है कोर्ट यहाँ पे करेगा एंड दे विल लुक इनटू दिस। अदर देन दैट, सो अब देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट फायर अ न्यूक्लियर मिसाइल एट डेमोक्रेटिक फोर्सेस। ओके, तो इस स्टेटमेंट को बोला गया है कि भी प्रेसिडेंट के ऊपर जो है आप टाइम लिमिट सेट कर रहे हो, तो इस चीज़ को बताया गया है यहाँ पे एंड दैट इज़ व्हाट वाइस प्रेसिडेंट इज़ पॉइंटिंग आउट। तो बेसिक आइडिया वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कैसे किया, दैट इज़ अंडर आर्टिकल 142 कि कंप्लीट जस्टिस देने के लिए जो है ये स्टेप हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उठाया एंड दे हैव द पावर टू डू दैट। ओके, अब यहाँ पे आप ये प्रीलिम्स 2019 का सवाल देखिए जो क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन एंड लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 142। ठीक है, मतलब कोई किसी कानून के अंदर अगर कोई रुकावट है या कोई लिमिटेशन लगा रखी है तो वो लिमिटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट को प्रोहिबिट नहीं करेगी। मतलब इसका क्या है, देखिए बी इसका आंसर होगा कि सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉ और बाय पार्लियामेंट। कल को फ्यूचर में कोई कानून बना के हमारे पार्लियामेंटेरियन सुप्रीम कोर्ट की पावर को रिड्यूस कर दें तो ये कह रहा है कि आर्टिकल 142 एक स्पेशल प्रोविज़न है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए हमारी कोर्ट इतनी पावरफुल होगी कि वो कानून सुप्रीम कोर्ट को रोक नहीं पाएगा। उसी का ही इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है कि कल को कोई ये कह दे कि भाई आपने तो प्रेसिडेंट के ऊपर जो है टाइम लिमिट लगा दी है, तो दैट हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। आर्टिकल 142 की यही स्टेटमेंट है कि कोई हिंदुस्तान का कानून ऐसा नहीं होगा जो सुप्रीम कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करे। लेकिन यहाँ पे फिर एक डिबेट बन के आती है, भाई ये तो आप बोल सकते हो कि जुडिशियल सुप्रीमेसी लेके आ रहा है, क्या जुडिशरी जो है सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये सब क्रिटिसिज्म वाले जो है स्टेप्स हैं, बट रियलिटी इज़ दिस, जब ज़रूरत पड़ती है तभी कोर्ट जो है वो इस टाइप के जजमेंट देता है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट में काम करेंगे तो डेफिनेटली कोर्ट को इंटरवीन तो करना पड़ेगा एंड वही यहाँ पे कोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने पॉइंट किया कि जुडिशरी जो है सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रही है। तो दो आप कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट जो है वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो रही थी ना इस पर्टिकुलर चीज़ इवेंट्स के अंदर, कि गवर्नर अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं और पॉलिटिसाइजेशन है। तो उस केस के अंदर हमारे को कोई तो रेस्क्यू करेगा, दैट रेस्क्यूअर विल बी सुप्रीम कोर्ट। क्लियर, वो चीज़ यहाँ पे है। तो इन्होंने एक चीज़ और बताई कि हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है
कि लेजिस्लेचर का मेजर काम है चीज़ों को करना, जुडिशरी का काम है बेसिकली एडजुडिकेट करना, और एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट करना। और यहाँ पे टाइम लिमिट बनाना नहीं बनाना वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जुडिशियल लेजिस्लेशन आप बोल सकते हो कि कोर्ट कर रहा है, बट पॉइंट इज़ अगेन सेम, वो करने की ज़रूरत पड़ती है इसीलिए कोर्ट करता है। अदरवाइज आम जनता का क्या होगा, सिटीज़न के राइट्स का क्या होगा अगर कोर्ट जो है वो प्रोएक्टिवली ये सब काम नहीं करेगा। तो दिस इज़ क्वाइट राइट, ओके, वो चीज़ इन्होंने पॉइंट आउट की है। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जुडिशरी को कैसे जो है अकाउंटेबल ठहराया जाएगा अगर जुडिशरी ओवरस्टेप करती है। सो सेल्फ रिस्ट्रेंट जुडिशरी ज़रूर बरतती है, जिसको हम जुडिशियल रिस्ट्रेंट कहते हैं, ठीक है। और पॉलिसी मैटर्स के अंदर खासकर जो है जुडिशरी जुडिशियल रिस्ट्रेंट से ही काम करती है। ये मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने भी कई बार बोला है कि ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट के थ्रू ही जुडिशरी को ऑपरेट करना चाहिए, ठीक। अब आर्टिकल 142 क्या अनब्रिडल्ड पावर दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को? अब देखो ये सवाल आपको समझना है कि मेंस में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि ये पावर जो है ज़रूरी नहीं है कि जुडिशरी हर बार इस्तेमाल करती है, बट सिचुएशन इज़ लाइक दिस, समटाइम्स यू डोंट हैव अ सिस्टम, आपके पास कोई कानून नहीं है या कानून है तो उसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जुडिशरी को आना पड़ेगा, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग, देयर इज़ नो हार्म इन दैट, क्लियर। कोई उसमें दिक्कत वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जुडिशरी जो है अपने आप को लिमिट क्रॉस कर रही है। हाँ, इस पॉइंट से मैं भी एग्री करता हूँ कि जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाना चाहिए, लेकिन ये मामला जिसके अंदर प्रेसिडेंट के ऊपर लिमिट्स लगाई जा रही हैं और जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाना चाहिए, वो दो अलग अलग मामले हैं, उसको मिक्स हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्लियर। सो मूविंग नेक्स्ट, तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर उनकी जगलर वेन है, दिस एंड दैट, और उस पर काउंटर जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा है कि भाई पाकिस्तान को जल्द से जल्द जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है वो वैकेट करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट जो है ये इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो है ये दी है, क्लियर। तो अब एक चीज़ देखिए, इंडिया के ना स्टैंड में थोड़ा चेंज आया है। चेंज क्या आया है कि अर्लियर वी यूज़ टू कंसिडर कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है वो पाकिस्तान का हो जाएगा, और जो हमारा है मतलब JNK दैट इज़ देयर वो इंडिया में रह जाएगा। अभी एट प्रेजेंट व्हाट वी आर डूइंग, वी वांट टू टेक बैक POK, ओके। ये नया एडिशन आप बोल सकते हो कि ये हम अलग नैरेटिव बना रहे हैं, एंड दिस नैरेटिव इज़ गुड, दिस पार्ट इज़ आवर्स, वो हमारे देश का हिस्सा है और वो हमारे देश में ही होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। अब गवर्नमेंट इस चीज़ को आगे ले जा रही है, तो बहुत अच्छा है, ये सब किया जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए 2000 मेंस में सवाल आता 2019 में कि जमात इस्लामी को बैन करके क्या आप ओवरग्राउंड वर्कर्स को जो है वो फोकस में आ रहे हैं, और ओवरग्राउंड वर्कर्स का क्या रोल होता है। तो बेसिकली ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वहाँ पे लॉजिस्टिक्स, आइडियोलॉजी, ओके, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंड नॉट जस्ट दैट रिक्रूटमेंट वगैरह देखते हैं वहाँ पे, ठीक है। लोकल रिक्रूट्स जो हैं यही होते हैं, और साथ में आप बोल सकते हो गाइड्स की तरह काम करते हैं। गाइड्स इन द सेंस बॉर्डर क्रॉस करवाना, और उसके बाद कहाँ जाना है, कैसे जाना है, हाइड आउट वगैरह इनके लिए बनाते हैं, ठीक है। और आपको ये एक चीज़ पता होगा कि एनकाउंटर साइट के ऊपर एकदम से अंदर भीड़ आ जाती है, तो एनकाउंटर साइट पे भीड़ इकट्ठा करना, स्टोन पेल्टिंग, ये सारे काम जो है ये ओवरग्राउंड वर्कर्स करते हैं, क्लियर। और इनमें से कुछ जो है वो स्लीपर सेल का पार्ट भी हो सकते हैं। स्लीपर सेल मतलब इमीडिएटली ये लोग एक्टिव नहीं होंगे, बट अपने जो हैंडलर्स की इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्रॉस बॉर्डर से मान लो इंस्ट्रक्शन आ गई कि अब आपको एक्टिव होना है, तो उसके बाद ये एक्टिव हो जाते हैं, फिर ये वायलेंट एक्ट भी करते हैं। तो ये ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क है। अब देखो इनको रोकना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट स्टॉपिंग देम वी कैन नॉट स्टॉप टेररिज्म। तो उसी चीज़ को यहाँ पे पॉइंट आउट भी किया गया है, क्लियर। एंड मूविंग नेक्स्ट, आगे देखिए यहाँ पे, अब देखो यही स्टेटमेंट जो है बोले है पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने। अब यहाँ पे सवाल ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर एंटिटीज़ क्या हैं, एक है पाक आर्मी, ठीक है, दूसरी तरफ एंटिटी क्या है भाई, एक पाकिस्तान की सरकार, और तीसरी जो एंटिटी है दैट इज़ रेडिकल्स, क्लियर। अब आप किसकी बात मानोगे, ये है पाकिस्तान का प्रेजेंट सिनेरियो। तो आर्मी ज़रूर वहाँ पे सबसे जो है इफ़ेक्टिव एंटिटी है, लेकिन वी आर अ डेमोक्रेसी एंड इंडिया इज़ जस्ट गोइंग टू एंगेज विद गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे तो गवर्नमेंट से ही जो है हम लोग बात करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक चेंज आया कि भी इमरान खान एक बड़ी आप बोल सकते हो डेमोक्रेटिक फोर्स बन के निकला, लेकिन इमरान खान को इन्होंने जेल में डाल दिया। तो इमरान खान समहाउ चैलेंज्ड पाकिस्तानी आर्मी, ओके, ये ज़रूर हुआ वहाँ पे।
और अभी देखो इमरान खान की हालत क्या है, जेल में है। तो ये पाकिस्तान के स्टेट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कुछ, ठीक है। आर्मी जनरल्स किसी और को आगे टिकने नहीं देते। मूविंग नेक्स्ट, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री मस्ट रोल बैक द ऑर्डर ऑन डीसल्फराइजेशन ऑफ कोल प्लांट्स। ओके, तो अब ये रिक्वेस्ट है, देखो एक ये डीसल्फराइजेशन की बात अगर की जा रही है, तो डीसल्फराइजेशन में जो पूरा सिस्टम लगेगा ना, दैट इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा है वो सिस्टम, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्लस बहुत टाइम लगता है उसको इंस्टॉल करने में। क्लियर, डीसल्फराइजेशन का जो पूरा सेटअप आप लगाते हो वहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि भाई ज़रूरत नहीं है, पहले आपको ये समझना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ है ये बेंगलोर में, उन्होंने कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया है कि भाई एट प्रेजेंट हो क्या रहा है कि हमने कई बार जो है ये डीसल्फराइजेशन यूनिट लगाने की बात की थी, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन बोलते हैं, और कहते हर बार जो है यहाँ पे जो टाइमलाइन है वो एक्सटेंड कर दी जाती है, और इतने एक्सटेंशन के बावजूद भी ओनली 8% जो प्लांट्स हैं हमारे यहाँ पे वो इस डीसल्फराइजेशन ऑर्डर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक, मैंने आपको बताया कि भाई पैसा बहुत लगता है यहाँ पे, कॉस्ट देखिए कितनी है, 1.2 करोड़ पर मेगावाट, ये बहुत महंगा है सिस्टम। ओके, तो इंस्टॉल्ड कोल कैपेसिटी कितनी है हमारे यहाँ पे? हमारे यहाँ पे कोल कैपेसिटी है दैट इज़ 2,18,000 मेगावाट, और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज टू समथिंग लाइक दिस। बहुत ज़्यादा जो है नंबर हमारा बढ़ने वाला है, और इस केस के अंदर आप कितना पैसा सिर्फ डीसल्फराइजेशन के लिए लगा देंगे, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ा कॉस्ट है, लाखों करोड़ों में जा रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सरदर्दी होगा, इसलिए रैशनल उन्होंने ये कहा है कि भाई 92% ऑफ इंडियन कोल हैज़ लो सल्फर, तो पहले तो आप इंडियन कोल का इस्तेमाल करो, इम्पोर्टेड कोल यूज़ करना बंद कर दो, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ओनली फॉर प्लांट्स यूजिंग इम्पोर्टेड और हाई सल्फर, उनके लिए डीसल्फराइजेशन का सिस्टम लगवाओ, हर एक प्लांट के लिए मत लगवाओ, बिकॉज वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो, बहुत ज़्यादा पैसे जो है हमारे यहाँ लग जाएंगे। तो ये चीज़ इन्होंने पॉइंट आउट की है, और क्लैरिटी के साथ इन्होंने कहा। अब देखिए नॉर्मली हम जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को समझते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि SO2 को माना जाता है कि ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब IIT दिल्ली की एक स्टडी कहती है कि एसिड रेन इज़ नॉट सिग्निफिकेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर इतने बड़े लेवल पे एसिड रेन जो है वो नहीं होती है। अब इस स्टडी का भी अपनी इंपॉर्टेंस है जिसको हमें मानना पड़ेगा। और ये आप प्रीलिम्स के एक सवाल देखिए, तो 2013 में क्वेश्चन आया, 2022 में क्वेश्चन आया, देखिए एसिड रेन इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, डी इसका आंसर है। और दूसरी चीज़ देखिए 2022 में फिर दोबारा सवाल पूछा, सेम वही कि भी किस कौन से जो एंटिटीज़ हैं इनमें से एसिड रेन करता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, बी इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, तो कई बार रिपीट भी होते हैं इस टाइप से, तो इसीलिए PYQs करने जो है वो ज़रूरी हैं आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे बात की गई है प्राइमरी हेल्थ सेंटर को लेके। तो देखिए हमारे यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो बर्डन है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, ओवर 60% ऑफ द ग्लोबल डेथ्स वो यहाँ पे हो रही हैं, एंड एस्टिमेटेड 17% इंक्रीज़ इन नेक्स्ट डिकेड। ओके, तो NCD का बहुत ज़्यादा बर्डन होगा यहाँ पे, और इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये बन रही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंड दिस इज़ अ न्यू चैलेंज। तो इससे होगा क्या कि जो आपकी एग्जिस्टिंग जो दवाई है, तो वो जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट जो भी आप कर रहे हो वो इनइफेक्टिव हो जाता है, क्लियर। तो वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है, और उस वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर वो आपका एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है, तो सिंपल सी चीज़ है भाई, कॉस्ट ऑफ जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज़, वो यहाँ पे ज़रूर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, समझा, ये चीज़ यहाँ पे है। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमें समझना है कि भाई आप अगर पहले से ही वेलनेस कल्चर लेके आओगे, आप यहाँ पे क्लीन एनवायरनमेंट की बात करोगे, ओके, तो चीज़ें और बेटर हो जाएंगी, वो चीज़ हमें बीमार होने ही नहीं देंगी, दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज की डेट में आयुष्मान भारत हमने लॉन्च की है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी हमने यहाँ पे चला रखी है, ओके। सो ये सब चल रहा है, बट स्टिल इट इज़ नॉट सफिशेंट। तो आपको प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को बेटर करना बहुत ज़रूरी है, वो सबसे ज़्यादा जो है हमारे लिए काम की चीज़ होगी। इम्प्रूव सर्वाइवल एंड वेलबींग, दैट शुड बी द प्रायोरिटी, एंड उसके लिए आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, और अवेयरनेस अगर आप लोकल लेवल पे करना चाहते हो तो दैट विल बी डन बाय PHCs, वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो हैं वो करेंगे यहाँ पे। तो आपको ये सब करना है, और आपको ये कैटेस्ट्रॉफिक जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है इसको भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। अभी एट प्रेजेंट अगर आप आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट की बात करें तो 40% ऑफ द हेल्थ केयर जो है उससे ज़्यादा आप बोल सकते हो, इतनी ये जा सकती है,
क्लियर। अच्छा, अब स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, तो ये जो है 350 करोड़ कंसल्टेशंस इन्होंने दी हैं, इनको आप और इंक्रीज़ कीजिए, इसको इंक्रीज़ करो, डिजिटल सिस्टम का यूज़ करो, एआई का यूज़ हो सकता है, डिजिटल का सिस्टम यूज़ हो सकता है, टेली मेडिसिन का यूज़ हो सकता है, ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। ये सारी चीज़ें हमें करनी है और आपको प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के पर बिल्कुल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो नेटवर्क बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है ना, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, तो देयर शुड बी सम वे आउट कि जिसके थ्रू आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। अगर सेम गांव में कोई डॉक्टर मिल जाए, उसी गांव का कोई आदमी इतना पढ़ा लिखा और वो डॉक्टर बन जाए, तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो अपने गांव में जाके काम करना पसंद करेगा एंड वी हैव टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम। इस लेवल का इकोसिस्टम हमें बनाना पड़ेगा, विदाउट दैट तो चीज़ें बनेगी ही नहीं। कितने गांव में मतलब आप डॉक्टर्स को भेजोगे, वो जाएंगे ही नहीं, दे विल प्रेफर टू स्टे इन अर्बन एरियाज़। और इंडियन पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे तो रूरल में ही रहती है, रियलिटी यही है, क्लियर। तो वी हैव टू फाइंड सम वेज। अच्छा, आप अभी क्या सिस्टम है कि मेजरली वी आर रिलाइंग ऑन प्राइवेट सेक्टर, हम इनकी तरफ जो है रिलाई करते हैं, ठीक है। पॉइंट इज़ पब्लिक सेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है, सब लोग प्राइवेट सेक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ द रियलिटी एंड दैट्स वाई वी कैन नॉट लीव बिहाइंड पब्लिक सेक्टर। जो सरकार की तरफ से असिस्टेंस और मदद आती है, उसको तो आप बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ सकते हो, दैट इज़ वॉट इज़ बीइंग पॉइंटेड आउट हियर, क्लियर। तो इसीलिए पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कीजिए एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर टू बी डन। मेजरली जो एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिना उसके तो बात बनेगी ही नहीं, वेलनेस तो तभी आ पाएगी। चलिए, तो मूविंग नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे तो ट्रम्पोनॉमिक्स की बात की गई है, इन्होंने कहा कि इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आइडिया इज़ दिस, वो अमेरिका को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक, अमेरिका सेंट्रिक जो है वो डेवलपमेंट चाहते हैं एंड बेसिकली व्हाट डू दे वांट कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो चाइना में भाग गया था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वापस यूएस चला आए, ये वो चाहते हैं। यहाँ पे कंपनीज़ तो सारी की सारी ये यूएस की ही हैं, एप्पल वगैरह, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ हैं वो कहते हैं कि ये सब अमेरिका में आके प्रोडक्शन अपना स्टार्ट करें, दैट इज़ व्हाट दे वांट एंड देयर इज़ नो हार्म इन दैट, बिल्कुल कोई दिक्कत उसमें मुझे तो नज़र नहीं आती है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करना है उनको एंड जॉब्स को वापस लेके आना है। ग्लोबलाइजेशन से उन्होंने कहा कि बहुत सारी नौकरियों का नुकसान हो गया और अमेरिका के अंदर वो जॉब्स वापस आ जाएंगी तो पीपल विल बी हैप्पी। एंड इन्होंने ये कहा कि समवेयर अराउंड 2 to 5 मिलियन जॉब्स वर लॉस्ट इन 11 ईयर्स, ये एक एस्टिमेट सामने आया है। अमेरिका की बात हो रही है ये, ओके। एंड इन्होंने कहा कि भी नेशनल सिक्योरिटी का दूसरा मामला है। देखिए, जो क्यों नेशनल सिक्योरिटी है, बिकॉज जब हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप की बात करते हो आप, ठीक, वो सारी की सारी आपकी अगर चाइना से आ रही हैं तो वो सरदर्दी है, फिर वो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है, यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन। और चाइना जो है वो खुल के वेपनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी भी करता है, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड भी करता है। वैसे तो यूएस इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, ये सैंक्शंस वगैरह कुछ नहीं है, ये वही है, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड है, क्लियर। सो राइट नाउ देवर रिलायंस ऑन चाइना, लेकिन अब ये लोकल स्टील, एल्यूमिनियम और सेमीकंडक्टर्स लेके आना चाहते हैं, ये इनकी प्रायोरिटी है, ठीक है। सो हाउ इज़ द थिंग नाउ, फेयर ट्रेड वर्सेस फ्री ट्रेड, ये बेसिकली डिबेट है एंड ट्रम्प इज़ सपोर्टिंग फेयर ट्रेड कि भी फ्री ट्रेड के दिन लग गए, अब जो है फेयर ट्रेड की बात करेंगे, दोनों को बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि कंपनीज जो हैं वो कंट्रीज़ जो हैं वो यूएस से सिर्फ फ़ायदा ही उठाती जाएँ, नो, डील बनाओ और यूएस को भी उतना बेनिफिट दो, ठीक है। सो देर इज़ दिस क्रिटिक ऑफ चीप इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना, जिसको यहाँ पे थोड़ा डैमेज किया जा रहा है, ठीक है। चाइना को बेसिक पॉइंट ही है कि राइज ऑफ चाइना को रोकना है कि यूएस की हेल्प से चाइना गेन कैसे कर सकता है, दैट इज़ व्हाट दे आर यू कैन से पॉइंटिंग आउट, ठीक। अच्छा, अब बात यह है कि चाइना के अंदर सब्सिडीज़, स्लेव लेबर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो थेफ्ट होता है, ये भी यूएस के लिए मुद्दा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो अनफेयर कंपटीशन है दैट इज़ नॉट गुड फॉर अमेरिका, और अमेरिका को यू कैन से इससे बाहर आना पड़ेगा। और रियलिटी भी यही है कि देखो, अमेरिका के साथ जो चाइना का ट्रेड डेफिसिट है दैट इज़ समवेयर अराउंड 500 बिलियन to 1 ट्रिलियन एनुअली, ये बहुत भारी है। और सिर्फ आपको एक चीज़ समझिए, चाइना के साथ सिर्फ $500 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। अगर यूएस का बाकी सबके साथ आप ट्रेड डेफिसिट ऐड अप कर दो तो यूएस का ट्रेड डेफिसिट विल गो इनटू मोर देन $1 ट्रिलियन। बहुत भारी है ये ट्रेड डेफिसिट, और इसीलिए पूरी दुनिया को हिलाया है उन्होंने कि यूरोपियंस हों, इंडियंस हों, चाहे चाइनीज़ हों, सब लोग अब जो है यूएस की एक तरीके से कंसर्न्स और उनके जो इकोनॉमिक जो उनके कंसिडरेशंस हैं उसको एड्रेस करेंगे, और ये मजबूर कर रहे हैं ट्रम्प यहाँ पे, ठीक है।
तो बेसिक सॉल्यूशन क्या उन्होंने निकाला कि इंपोर्ट कॉस्ट को इंक्रीज़ कर दो। आइडिया इज़ दिस, उनके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इस फॉरेन कंपटीशन से बचे रहेंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि इनिशियली अगर हम देखेंगे एवरी कंट्री यूज टू डू दैट, मतलब बिफोर आप बोलिए बिफोर द एमरजेंस ऑफ WTO या बिफोर द एमरजेंस ऑफ ग्लोबलाइज्ड ट्रेड, ओके, उस सिस्टम के आने से पहले सब लोग ही यही करते थे। अपने डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, डोमेस्टिक कंपनीज हैं, उनको बचाना उनकी प्रायोरिटी होती थी, एंड एवरीवन यूज्ड टू डू दैट। देयर इज़ नो हार्म इन दिस, सब ने यही किया है, हिस्ट्री ही ऐसी है, ठीक है। सो ये पॉइंट आउट किया गया है यहाँ पे, और आइडिया यही है कि भाई अब आपको समझना होगा कि इकोनॉमिक कंसर्न्स बिल्कुल सही हैं कि कंज्यूमर कॉस्ट, इन्फ्लेशन वगैरह ये सब ज़रूर आएंगे, देखना होगा कैसे जो है ट्रम्प इन चीज़ों को संभालते हैं, ओके। अच्छा, अब डीरेगुलेशन के ऊपर भी फोकस ट्रम्प का होगा। ऑयल प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे एक तरीके से इंक्रीज़ करेंगे ट्रम्प। ये एडिशनल चीज़ें हैं जो यहाँ पे आने वाली हैं। टैक्स कट, ज़रूर वो टैक्स कट करेंगे, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलेगी। डीरेगुलेशन करेंगे, थोड़ी जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बना हुआ था उसको ठीक किया जाएगा, और ऑयल प्रोडक्शन एक और एंटिटी है जिसको यहाँ पे सुधारा जाएगा, ठीक है। तो दे वांट टू मेक द गवर्नमेंट सिस्टम एफिशिएंट, और इसीलिए उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ, आप बोल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वहाँ पे बनाया है, ठीक। तो इसीलिए कर रहे हैं, वो पूरे सिस्टम को क्लीन करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंट गवर्नेंस दैट दे हैव क्रिएटेड, और एलन मस्क जो है उसे देख रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट द न्यूज़ हैज़ बीन, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं, पीयूष गोयल जो हैं हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भी इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं वो कर क्या रहे हैं कि स्टार्टअप्स के नाम पे डिजिटल किराना स्टोर बना रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ पे इनोवेशन नहीं हो रहा, आप जो है क्या कर रहे हो, यू आर अगेन क्रिएटिंग सस्ती लेबर, चीप लेबर के उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। कैसे? तो ये जो डिलीवरी बॉयज़ वगैरह हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आप क्या इनोवेशन कर रहे हो, दे आर जस्ट यू कैन से सस्ती लेबर। अगर आप इन्हीं की ही सर्विस चार्ज महंगा कर दोगे तो उनका जो पूरा का पूरा जो उनका बिजनेस है वो वायबल ही नहीं होगा। तो इसीलिए इन्होंने जो है ये पॉइंट किया कि हमारे यहाँ पे एक उतना बड़े लेवल का इनोवेशन कुछ हम लोग नहीं कर रहे हैं। बात पार्शली सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंड देयर इज़ दिस डिबेट दैट हैज़ स्टार्टेड। तो इन्होंने कहा कि स्केलिंग और फॉलो अप फंडिंग फॉर डीप टेक ये ज़रूरी है, पेशेंस से ही आपकी इनोवेशन आती है, ठीक है। अब आपके यहाँ पे एक पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए, तब जाके जो है आपका इनोवेशन होगा। और वो इकोसिस्टम की स्टार्टिंग जो है स्कूल लेवल से होती है। हमारा पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। प्लस वो ये करेंगे देयर इज़ नीड टू कमर्शियलाइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन। तो अभी तक इनोवेशन जो होती है, रिसर्च जो होती है, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर लेड रिसर्च, ठीक। ये इंडिया के अंदर चलता है। अगर आप वर्ल्ड ओवर देखोगे वो प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे जो है रिसर्च करवाता है। तो हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो R&D के अंदर काम ही नहीं करता है, ठीक। व्हाट डू दे प्रेफर? दे प्रेफर टू गेट टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। ये अब्रॉड से टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, एंड दे आर रेडी टू पे द चार्जेस, ओके। जो रॉयल्टी चार्जेस है वो देने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मान लो सॉफ्टवेयर भी किसी और का यूज़ कर रहे हैं तो बाहर वाले का यूज़ करो, उसको सर्विस चार्ज देते रहो। ये एक हमारे यहाँ पे थॉट प्रोसेस है, मतलब दैट्स अ सैड पिक्चर ऑफ इंडियन प्राइवेट सेक्टर। इसीलिए अब काम ये है कि आपको सबसे पहले R&D के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, सिर्फ पब्लिक सेक्टर लेड नहीं होगा ये, प्राइवेट सेक्टर को भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फंड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, क्लियर। तो वेंचर कैपिटल एंड फंडिंग की अगर हम बात करें तो देखिए पहले तो आपको इनोवेशन की डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो रियल एडवांटेज, ताकि जो इनोवेशन में वाकई कुछ बना रहे हैं उन तक पहुँचे, ये सबसे पहले काम करना ज़रूरी है। अब आज की डेट में क्या है ना कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी स्टार्टअप का जो है टैग ले सकता है, ठीक, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन है। अब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्टअप का टैग लेगा और वो फंडिंग उठा लेगा, बट वो कुछ इनोवेटिव तो नहीं कर रहा ना। फंडिंग तो उठा लेगा, बट व्हाट इट इज़ डूइंग एनीथिंग इनोवेटिव? नो, सर्टेनली नॉट। वो पॉइंट यहाँ पे ज़रूर बनाया गया है, ठीक है। इसीलिए फंडिंग का सिस्टम जो है इसे करना बहुत ज़रूरी है। अब पूरा यहाँ पे सक्सेस इंडिकेटर्स की बात करें तो देयर इज़ दिस पॉलिसी सपोर्ट ज़रूर है यहाँ पे। अराउंड 1.65 to 1.7 लाख स्टार्टअप्स हैं
और कैपिटल इन्फ्लक्स भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, ओके, इंक्लूडिंग डेट कैपिटल एंड ऑल, और माइंडसेट शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो आज की डेट में वी आर मोर एंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन एज़ कम्पेयर टू पास्ट, तो दैट्स अ गुड चेंज। ये अच्छा चेंज आया कि आज आप इसके ऊपर फोकस कर रहे हो। कंपैरिजन विद ग्लोबल इकोसिस्टम की अगर हम बात देखें तो देर आर लेसन्स फ्रॉम चाइना, कि चाइना ने क्या किया, नेशनलिस्टिक व्यू डेवलप किया टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड सेल्फ रिलायंस। तो इंडियन स्टार्टअप्स को भी इसी सिस्टम की तरफ जाना है, ठीक है। एक रॉबस्ट कंजम्पशन इकोनॉमी बनानी है जिसके अंदर वो इंडियंस के लिए ही सर्विसेज बना रहे हों, तो ये करना ज़रूरी है। और इनोवेशन जब तक नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। दैट इज़ व्हाट दे आर पॉइंटिंग आउट। अच्छा, चैलेंजेस फॉर स्टार्टअप्स की बात करें तो वैल्यू चेन मूवमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस इन स्टार्टअप ग्रोथ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर। एंड देर शुड बी डिबेट ऑन फंडिंग स्मॉल वर्सेज लार्ज स्टार्टअप्स, ये ज़रूरी है। ब्यूरोक्रेसी एंड इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ यहाँ पे हैं, तो देर इज़ नीड फॉर स्मूदर गवर्नमेंट प्रोसेसेस टू सपोर्ट स्टार्टअप्स, ओके। सो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर। और इक्विटी और ग्रोथ की बात करें तो अनइक्वल बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। अर्बन मिडिल क्लास डिमांडिंग क्विक सर्विसेज, और इसीलिए जो है ये एक ब्रॉडर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देता है इंडियन आईटी सर्विसेज को। तो ज़रूर है यहाँ पे, बट और भी कुछ करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्लियर। तो वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम नाउ आईटी फोकस्ड वेंचर टू डाइवर्स सेक्टर्स। अलग अलग डोमेन में जाओ, आइडेंटिफाई करो जहाँ पे भी जो है सर्विसेज दे सके, वहाँ पे आप सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कीजिए। दैट इज़ व्हाट इज़ शुड बी द मंत्रा, क्लियर। वो अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली जो है वी विल बी इन अ पोजिशन टू रीच द एपिटॉम, टॉप लेवल पे इंडिया पहुंच सकता है विद दैट टाइप ऑफ माइंडसेट। So these were the prime things that we had for today. So that's it for the day then. Thank you very much.